गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कोलाइडी स्टेट्स। ये कोलाइडी स्टेट जो होता है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी लगता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री लगती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं लगती, तो उनके लिए भी ये टॉपिक है। तो दोनों क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का कोलाइडी स्टेट्स। वैसे आप पढ़ चुके हो 12th क्लास के अंदर कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। इस चैप्टर का कुछ पार्ट आप वहाँ पढ़ के भी आए हो जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, विलयनों के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हम 3 प्रकार के विलयनों की बात करेंगे। सबसे पहले समांगी विलयन। ऐसे तो विलयन के बहुत सारे प्रकार बना सकते हैं। मुख्य रूप से हम कोलाइडी स्टेट को समझने के लिए या कोलाइडी विलयन को समझने के लिए हम 3 प्रकार के विलयनों की बात करेंगे। तो पहला समांगी विलयन, या फिर इसको बोला जा सकता है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन। और दूसरा आता है निलंबन। निलंबन। और तीसरा आता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। अब देखो विलयन तो बनता कैसे है ये तो आप सभी जानते हो कि जब हम विलय और विलायक को मिलाते हैं तब हमें विलयन प्राप्त होता है। और हम सॉल्यूशन पढ़ भी चुके हैं जिसमें हम चर्चा कर भी चुके हैं कि विलय और विलायक को जब मिलाया जाता है तो विलयन बनता है। ये चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए हमने विलयन पढ़ा। तो इस चैप्टर की शुरुआत की ताकि ये चैप्टर भी वो चैप्टर हमारी समझ आ गया तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वास्तविक विलयन या समांगी विलयन की बात करते हैं। समांगी विलयन वो होता है जिसके अंदर ऐसा विलयन जिसका जो रासायनिक संगठन जो होता है वो समान होता है, या फिर इसके अंदर विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो एक समांगी विलयन तैयार होता है और वो विलयन वास्तविक विलयन होता है। इसके अंदर विलय के जो कण होते हैं, विलय के कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी कि विलय के कणों को आसानी से देखा नहीं जा सकता, इतने छोटे होते हैं। हम अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। तो पूर्ण रूप से विलय होते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए NaCl का विलयन। NaCl का विलयन हम क्या करते हैं, NaCl ले लेते हैं और उसको वाटर में घोल लेते हैं। जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो कैसा हो जाएगा, समांगी विलयन या वास्तविक विलयन। फिर आता है निलंबन। इसका जो आकार होता है 1 नैनोमीटर, इसका जो आकार होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, विलय के कणों को आसानी से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जैसे पानी के अंदर मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं उनको मिक्स कर दिया जाए तो आसानी से तो नहीं दिख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से एकदम सही तरीके से दिख जाते हैं। अगर उसको छोड़ दिया जाए पात्र को तो वो मिट्टी के कण यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, निलंबन होता है। फिर हमें तो ये पढ़ना है कोलाइडी विलयन। तो इसका तो 1 नैनोमीटर से छोटा, इसका 1000 नैनोमीटर से बड़ा। तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। और
ये एक विषमांगी विलयन होता है, ये एक विषमांगी विलयन होता है या विषमांगी मिश्रण होता है। इसको अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं, अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कोलाइडी विलयन क्या होता है। ये तो हमने चर्चा कर ली, बाकी पूरे चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे हम। अब हम बात करते हैं कोलाइडों के वर्गीकरण की। कोलाइडों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से करेंगे हम कोलाइडों का वर्गीकरण। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर कह सकते हैं अपने। तो आता है प्रक्षिप्त अवस्था व प्रक्षेपण अवस्था के भौतिक आधार पर यानी कि उनके भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण करेंगे। अब हमने कह दिया कि प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण प्रावस्था के भौतिक अवस्था के आधार पर हम इनको देखेंगे। तो प्रक्षिप्त क्या होती है, जैसे प्रक्षिप्त को हम विलय नाम दे दें और प्रक्षेपण को हम विलायक नाम दे दें तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो विलयन तो हम पढ़ चुके हैं, विलय और विलायक को मिलाते तो विलयन बनता है, लेकिन प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण प्रावस्था को मिलाते हैं तो कोलाइडी विलयन बनता है। तो ऐसा घटक जो कोलाइडी विलयन के अंदर कम मात्रा में हो वो तो हो जाएगा प्रक्षिप्त, और ऐसा जो कोलाइडी विलयन जिसके अंदर उस घटक की मात्रा ज्यादा हो वो क्या हो जाएगा, प्रक्षेपण प्रावस्था। इनकी क्रिया के आधार पर प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण अवस्था ठोस, द्रव और गैस के रूप में हो सकती है। इसके आधार पर हम टोटल 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। टोटल 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, जिसका चार्ट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी कि विलय, प्रक्षेपण प्रावस्था यानी कि विलायक। तो कोई भी कोलाइडी विलयन होगा उसके अंदर प्रक्षेपण प्रावस्था जो होगी वो ज्यादा मात्रा में होगी और प्रक्षिप्त प्रावस्था है वो कम मात्रा में होगी। फिर कौन से कोलाइडी विलयन प्राप्त होंगे, हमें उन कोलाइड के नाम लिखे हुए हैं और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक एक को लेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और प्रक्षेपण प्रावस्था भी ठोस है, और ठोस ठोस मिलेंगे तो कौन सा कोलाइड बनेगा, ठोस सोली बनेगा। जैसे कुछ रंगीन कांच, उदाहरण रंगीन कांच बनाने के लिए ठोस और ठोस को काम में लेकर ठोस सोल बनाया जाता है, या रंगीन कांच बनाने के लिए प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण प्रावस्था ठोस ठोस ली जाती है। इतनी बात आई समझ में। फिर उसके बाद में दूसरा आता है प्रक्षिप्त प्रावस्था। तो क्या है, ठोस, और प्रक्षेपण प्रावस्था क्या है, द्रव। तो द्रव ज्यादा मात्रा में है, ठोस कम मात्रा में है, तो क्या बनेगा, सोल। जैसे पेंट जो होता है उसके अंदर लिक्विड फॉर्म ज्यादा होती है, सॉलिड फॉर्म कम होती है। द्रव अवस्था की मात्रा ज्यादा होती है और ठोस की मात्रा कम होती है। तीसरा आता है ठोस और गैस। ठोस तो कम मात्रा में है क्योंकि प्रक्षिप्त प्रावस्था है, और गैस ज्यादा मात्रा में है यानी कि वो प्रक्षेपण प्रावस्था है। ठीक है,
तो क्या बनेगा? एरोसोल। एयर का मतलब वायु, वायु का मतलब गैस, गैस कितनी है? ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या हो जाएगा? एरोसोल। एरोसोल का एग्जाम्पल है धुआं और धूल। धुआं जो होता है उसमें गैस ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है, ठोस के कण कहीं कहीं दिखाई देते हैं। धूल उड़ती है तो उसमें वायु की मात्रा ज़्यादा होती है, गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, ठोस कहीं कहीं दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में द्रव और द्रव। हमारे पास प्रक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है और प्रक्षेपण प्रावस्था भी द्रव है, तो इसको बोला जाएगा इमल्सन या पाइस। इस चैप्टर के अंदर हम इमल्सन और पाइस को पढ़ेंगे। जैसे दूध हो गया, बालों की क्रीम हो गई, दूध, बालों की क्रीम, ये क्या होता है? द्रव का एग्जाम्पल होता है। फिर उसके बाद में द्रव और गैस। द्रव कम मात्रा में, गैस ज़्यादा मात्रा में, तब कोलाइड जो बनेगा वो एरोसोल बनेगा। अब देखो एरोसोल ही यहाँ बन रहा था, एरोसोल ही यहाँ पर बन रहा था, लेकिन इस एरोसोल के अंदर तो गैस और ठोस थे और इस एरोसोल के अंदर गैस और द्रव है, तो धुंध हो गई। धुंध, ज़्यादा गैस ही गैस होती है, कहीं पानी की थोड़ी बूंदें होती हैं। कोहरा हो गया, कोहरे के अंदर भी पानी की बूंदें। बादल, बादल के अंदर भी क्या होता है? ज़्यादा हमें गैस दिखाई देती है, पानी कम मात्रा में होता है। फिर आता है द्रव और ठोस। ठोस ज़्यादा मात्रा में, द्रव कम मात्रा में, तो क्या बनेगा? जेल। पनीर और मक्खन, मक्खन है भाई ये। तो पनीर, पनीर के अंदर ठोस की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी या जो फटा हुआ दूध होता है जिससे पनीर बनाते हैं तो उसमें सॉलिड फॉर्म ज़्यादा होती है और लिक्विड फॉर्म कम होती है। उसी प्रकार मक्खन, मक्खन के अब हमने दूध बिलो लिया और उस मक्खन को अलग बर्तन में निकाल लिया, तब आप देखना उसमें मक्खन ज़्यादा मात्रा में होगी, लस्सी की बूंदें थोड़ी बहुत ही होंगी। फिर है गैस और ठोस। तो ठोस ज़्यादा मात्रा में, गैस कम मात्रा में, तो क्या बनेगा? ठोस सोल। फ्यूमिस पत्थर जो होता है उसके अंदर ठोस मात्रा ज़्यादा होती है, गैस की मात्रा कहीं कहीं दिखाई देती है। फिर आता है गैस और द्रव। तो क्या है? द्रव ज़्यादा मात्रा में है, गैस कम है, तो कोलाइड का प्रकार हो जाएगा फोम और ये हो जाएगी फेटी हुई क्रीम। तो इस तरीके से हमने प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड के 8 प्रकारों की चर्चा की। ये कोलाइडों के वर्गीकरण का पहला टाइप था, प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण प्रावस्था के भौतिक आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। अब प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण प्रावस्था के भौतिक अवस्था की हमने बात कर ली। अब दूसरी बात करेंगे, ये दोनों अवस्थाएं आपस में क्रिया करेंगी और क्रिया की प्रकृति के आधार पर कितने टाइप के कोलाइडी विलयन बनेंगे उनकी बात करते हैं। तो दूसरा टाइप है प्रक्षिप्त अवस्था व प्रक्षेपण अवस्था के आधार पर अवस्था के आधार पर नहीं, अवस्था की अन्योन्यन क्रिया की अवस्था के मध्य अन्योन्यन क्रिया की प्रकृति के आधार पर
तो दो प्रकार के कोलाइडी विलयन बनेंगे, एक तो हो जाएगा द्रवरागी, एक तो हो जाएगा द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, ठीक है। और दूसरा प्रकार हो जाएगा द्रव विरागी या फिर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो द्रवरागी, द्रव स्नेही, तो द्रवरागी या द्रव स्नेही का मतलब क्या हो गया, द्रव को स्नेह करने वाला, ऐसा विलयन जो द्रव को क्या होगा, स्नेह करने वाला होगा। स्नेह करने का मतलब ऐसा विलयन जो द्रव अपने अंदर आसानी से घोल सकता है, और वो विलयन कौन सा हो जाएगा, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनको हम आसानी से तो बना सकते हैं, आसानी से बनाए जा सकते हैं, और ये उत्क्रमणीय प्रकृति के भी होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के दोनों दिशाओं में चल सकते हैं। हम विलयन बना भी सकते हैं, उनको वापस सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, और इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उनको आसानी से स्कंदित भी किया जा सकता है, स्कंदित भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो विलयन है वो द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं। फिर उसके बाद में द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, जो द्रव के साथ स्नेह नहीं करते, द्रव का विरोध करते हैं, तो वो द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइडी विलयन होंगे। और जो अनुत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि बनाने के पश्चात उनको वापस सेपरेट नहीं कर सकते या इन्हें स्कंदित नहीं कर सकते, स्कंदित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयन है वो हो गए द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। इस प्रकार के जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो ये क्या है, प्रक्षेपण और प्रक्षिप्त परावस्था के मध्य अन्योन्यन क्रिया के आधार पर वर्गीकरण दिया गया है। काफ़ी सारे हम वर्गीकरण से संबंधित बात करेंगे। तो यहाँ पर द्रव विरोधी या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइडी विलयन जो होता है, इसमें अंतर पूछा जाता है पेपर में, तो हम आसानी से कर सकते हैं। द्रव स्नेही, द्रव से स्नेह करने वाले, और द्रव विरोधी, द्रव का विरोध करने वाले, इस प्रकार के आसानी से बनाए जा सकते हैं, ये आसानी से नहीं बनाए जा सकते। ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। इनको स्कंदित किया जा सकता है, इनको स्कंदित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हम हमारे अगर क्वेश्चन आता है अंतर का तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे दो प्रकार के, हमने कोलाइडी विलयनों के प्रकार या कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण से संबंधित बात की। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।